नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम कर रहे हैं। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने विधायकों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों के साथ साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव मीडिया से रूबरू हुए और विपक्ष पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, जिसे जनता जान चुकी है। इसके पहले भी सीएम मनोहर लाल लगातार बैठके की ओर लोगों के बीच उतरे, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सरकार पर और उसकी नीतियों पर सवाल उठाता है। चाहे वो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो या फिर इनेलो की परिवर्तन यात्रा, जो लगातार लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की कमियों को जनता के सामने गिनाया, तो दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के खिलाफ अपनी रणनीति बनाकर डटकर सामना कर रही है। देखिए, फीडबैक तो लगातार लेते रहते हैं। एक नया और हमने शुरू किया। आज अंबाला लोकसभा की मीटिंग थी, जिसमें 9 विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता भी आए हुए थे और हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे, और सभी विभाग के लोगों के साथ बैठकर जो जो योजनाएं चल रही थी वो गति उसको मिल सके, उस पर डिस्कशन हुआ है। और ऐसे ही विधायकों ने भी यहाँ जो काम बताए हैं, जिनके लिए लगा और गति लाने की आवश्यकता थी, तो हमारे पीएससीएम इसमें थे, अमित अग्रवाल जी इसमें थे, उमाशंकर जी इसमें थे। उन सबको जहाँ जहाँ फ़ोन करने थे, साथ साथ वो फ़ोन भी किए गए। तो सीएम ने बैठक की अध्यक्षता की है और तमाम पार्टियों द्वारा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो या फिर बीजेपी, तमाम पार्टियों के द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। वहीं इसी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूं। भूपेंद्र गहलावत, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह ढुल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कृष्ण कुचेल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले भूपेंद्र गहलावत जी, आपका रुख करूंगी और आपका रिएक्शन जान लेती हूँ, क्योंकि देखिए लगातार बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में सरकार का फिलहाल विजन क्या है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मीटिंगें तो होती रहती हैं पूरा साल। अब जो विकास के कार्य होते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं और फील्ड में क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या सिस्टम चल रहा है, उस पर हमारी चर्चा होती रहती है। आज हमारी जो चर्चा हुई उसका इलेक्शन से कोई ज्यादा संबंध नहीं था। सभी लोगों से फीडबैक किया गया कि कितने किसानों की गिरदावरी हो गई, कितने फसल मंडी में आ गई और कितनी वहां भी आनी बाकी है और कहाँ का विकास कार्य हो रहे हैं। अगर कहीं विकास कार्य धीमी गति से हो रहे हैं तो उन पर चर्चा की गई और जो संबंधित अधिकारी थे उनको डायरेक्शन दी गई कि उन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए। और जो भी किसी किस्म की दिक्कत हमारे जो विधायक थे उनको आ रही थी, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जिलों में जाकर के सीधा लोगों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें और ज्यादा तेजी लाने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायक की मीटिंग बुलाई और सारा फीडबैक सबने अपने एरिया से दिया और जो भी किसी किस्म की कहीं कोई कमी थी उसको तुरंत एक्शन लेके और उसमें तेजी लाने का काम किया है। देखिए, मैं तो कहता हूँ हमारी पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हमारे जो भारतीय कार्यकर्ता है, हमारी जो पार्टी है माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, तो बहुत मजबूत संगठन है। पन्ना प्रमुख से लेकर के और जो स्टेट के नेता है, सभी जो हमारी आखिरी लाइन में गरीब से गरीब आदमी भी बैठा है, उस पर हमारी सरकार की जो पॉलिसी है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब तक पहुंचाने के लिए हमारे वर्कर और हमारी पार्टी के नेता हमेशा तत्पर रहते हैं। इसमें कोई अलग की बात नहीं होती और चुनाव की तो तैयारी हमेशा हमारी पार्टी तैयार रहती है, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे पंचायत के हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो। दूसरी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी पीठ दबा कर नहीं भागती। कुछ लोग तो भाग जाते हैं कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। देखिए, हमारी पार्टी 2005 के बाद हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और 2014 के बाद तो सारा हमारा एक तरफ सिस्टम हो गया। अब किसी पार्टी का कुछ नहीं बचा। ये लोग तो आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए हमारे को बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी पार्टी की तरह तो हम करेंगे नहीं।
कि हमारा ना कोई ब्लॉक में प्रधान होगा, ना कोई डिस्ट्रिक्ट में होगा, और हमारा आपस में झगड़ा होता रहे। तो ये तो दूसरी पार्टियों के लोग करते हैं, और उनको बिल्कुल जो लोगों के जब उनका राज आता है तो लोगों को किस तरह से परेशान करने का काम करते हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। हमारी जितनी भारी हरियाणा प्रदेश की जनता है वो किसी किस्म का उनको दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी पार्टी के नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी के माध्यम में हमारा संगठन पूरी तरह से तत्पर रहता है। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। बाकी दो मेहमान भी हमारे से जुड़े हैं, जरा उनसे रिएक्शन जान लेती हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण कुटेल जी, इनेलो प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, आपका रुख करूंगी, आपसे भी एक बार जानना चाहूंगी कि फिलहाल इनेलो पार्टी का विजन कितना क्लियर है, उनकी क्या तैयारी है? चुनाव के लिए तैयार रहती है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो मैदान में है, और उस मैदान के ही ये पार्टियां जो है कि बैठक कर जो है कि और रणनीति तैयार कर रही है किस प्रकार से जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो है कि वो घेरा जाए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि इतना मजबूत हो चुकी है, संगठन जो है कि मजबूत है, और जो कि अभी नगर निगम का चुनाव है और 2024 के अंदर विधानसभा का चुनाव है। इंडियन नेशनल लोकदल जो है चुनाव के लिए जो है कि वो तैयार है, और जो है कि नगर निगम का चुनाव सिंबल पर ना लड़ करके जो है अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतार करके जो है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार को जो है ये चित करने का काम जो है कि वो करेगी। क्योंकि आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन की जो सरकार है, ये सरकार ठगबंधन की सरकार है, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी और जो है कि महंगाई और जुल्म जाति अत्याचारी का बोलबाला इस सरकार के अंदर जो है कि वो देखने को मिला है। और आज जहां पर भी जाए हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है कि वो दुखी है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छोटे उद्योग का व्यक्ति हो, व्यापारी हो, लेकिन इन्होंने जो है कि हर व्यक्ति को जो है कि वो परेशान किया हुआ है, क्योंकि अपनी जुगाड़बंदी के अंदर लगे हुए हैं। और अभी जो पंचायतों का चुनाव हुआ, और पंचायतों के चुनाव के बाद भी जो है कि इन्होंने जो लोकल सरकार जो बनकर के आई उसको भी तंग करने का काम ये सरकार जो है कि वो कर रही है। और दूसरा जो है कि यहाँ पर जो अधिकार है, जो राइट्स है, उन अधिकारों के ऊपर भी जो है कि ये डाका डालने का कार्य कर रहे हैं, वो हनन लेकिन सरकारों के द्वारा जो है कि वो किया जा रहा है। ये तमाम बातचीत जो है कि बीच में, और जनता जो है कि इनसे जो है कि वो जवाब मांगेगी, क्योंकि जनता जो है कि वो बड़ी दुखी है, और जनता जो है कि वो मौका चाह रही है कब मौका आए और हम इनको जो है कि मजा चुकाने का काम करें, जो है कि इनको जो है विपक्ष के अंदर जो है कि वो बैठाने का काम करें और चित करने का जो है कि हम काम करें। ठीक है कृष्ण जी, लौटेंगे आपके पास। रविंद्र सिंह ढुल, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपसे भी एक बार कांग्रेस का विजन कितना क्लियर है ये मैं जान लेती हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कांग्रेस का विजन बिल्कुल क्लियर है। हमने अपने वायदे भी जो है पब्लिक करना प्रारंभ कर दिया है। मैनिफेस्टो तो हालांकि बहुत दूर की चीज है, लेकिन कांग्रेस जो है हरियाणा के लोगों को किस किस चीज को मुहैया कराने वाली है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, या फिर गरीबों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर हो, या फिर गरीबों के लिए प्लॉट हो 100 गज वाले जो है, इस प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों के ऊपर कांग्रेस लगातार जनता के बीच में जा रही है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे बहुत से कार्यक्रम है जिन कार्यक्रमों के थ्रू जो है कांग्रेस जनता के बीच में जाकर के अपनी बातें रखने का काम कर रही है। जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जो कारगुजारियां हैं, उनकी जो नाकामियां हैं, उन सबको भी जनता के बीच में लेके जाने का हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है, और हमें पूरी तरह से विश्वास है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आने वाला सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी को निकाल करके बाहर जो है हरियाणा की जनता कांग्रेस को सत्ता के अंदर बिठाने का काम करेगी। ठीक है रविंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। भूपेंद्र जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए दोनों ही विपक्षी पार्टियों को आपने सुना है और आपने अपनी बात भी रखी और बताया कि बीजेपी कितनी क्लियर है आने वाले समय में चुनावों को लेकर। लेकिन अगर तमाम विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो आप उनकी तैयारियों को कैसे देख रहे हैं?
विपक्ष की तो कोई तैयारी है नहीं। ये तो सारे लोग एक एजेंडे पर, आपने पीछे देखा होगा 14 पार्टी इकट्ठे होकर उच्चतम न्यायालय में गई कि उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना करी कि भाई एक ऐसी गाइडलाइन जारी करो कि हमारी पार्टी के नेता घपला भी करते रहे, चोरी भी करते रहे और हमारे को सीबीआई और दूसरे लोग पूछताछ के लिए भी ना बुलाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने फटकार लगा के इनको भगाने का काम किया। आज इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है। और देखिए, जब भी ये इकट्ठे होते हैं, कभी विपक्ष इकट्ठा होने की बात होती है, तो एक ही एजेंडा होता है कि मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे नहीं होगे तो मोदी नहीं आएगा। ये कोई बात है? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इकट्ठे हो जाओ। इनके पास अपना कोई प्रोग्राम नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, आप पीछे का इनका इतिहास भी देख लिए, कांग्रेस पार्टी का भी देख लिए। 2005 के बाद इनका क्या हाल हुआ? जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेतृत्व संभाला, कि एक में चुनाव नहीं जीते, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सब में इनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है। और जो इन्होंने कार्य किए थे अपने राज्य में, वो लोग भूले नहीं है। जो इन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो किया, पद यात्रा की, इन्होंने जो काले कारनामे किए थे, वो सब जनता के सामने उजागर होके वो नए हो गए। कुछ लोग अगर उनको भूल गए थे, फिर से उनको याद हो गई कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी, किसानों की जमीनों का अधिकरण का नोटिस देकर अपने आदमियों के नाम उनके एग्रीमेंट करा दिए और किस तरह से वो नोटिस वापस लेकर के सारी कमाई करने का काम किया था। किस तरह से SSIDC के सारे प्लॉट अपने आदमियों को दे दिए। किस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, जो सबसे ज्यादा नंबर लेने वाला आदमी था, 154 नंबर जिसमें लिए थे, उसको छोड़ करके सभी रिश्तेदारों को भर्ती करने का काम किया। कहीं कोई विकास नहीं किया, सारे पैसे को अपने एक क्षेत्र में ले जाने का काम किया। मैं तो ये कहता हूँ, ये कहते हैं हमने नौकरी दी। मैं तो ये पूछता हूँ कि जितनी नौकरी इन्होंने दी, मैं तो कहता हूँ आधे से ज्यादा तो एक क्षेत्र में दी। ये अपना डाटा बता दें। मैं हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे यहाँ बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलती है और बगैर किसी खर्ची पर्ची के स्थानांतर होता है। हमने तो ऑनलाइन पॉलिसी बना दी और ये भी हम मेरिट के आधार पर हम नौकरी दे रहे हैं, चाहे ट्रांसफर की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो। और दूसरा, हमने जो भी सिस्टम बनाए हैं, पारदर्शिता के लिए बनाए हैं। पहले पेंशन होती थी, 15-15 लोग, 1000-20,000 लोग के पैसे जो दलाल जिन्होंने छोड़ रखे थे, पेंशन होती थी, पीले कार्ड के पैसे लगते थे। आयुष्मान योजना तो इनकी थी नहीं। आज सारा सिस्टम एक फोन पर क्लिक करने से पेंशन भी आ रही है और आयुष्मान कार्ड योजना के लाभ भी उनको मिल रहा है और पीले राशन कार्ड भी बन रहे हैं। देखिए, कोविड के बाद हमारी सरकार ने कोविड के समय में भी फ्री में वैक्सीनेशन करने का काम किया, सभी लोगों का इलाज करने का काम किया। और कोविड के बाद जब रोजगार चले गए थे, तो उस समय से जो गरीब लोग थे, जिनके धंधे चले गए थे, उनको राशन मुहैया कराने का हम लगातार काम कर रहे हैं। कहा तो हमारी सरकार है, ये तो भाई भतीजावाद करती है। मैं इनका एक और भी मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ राज्यसभा से 2 आदमी गए, एक तो हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी गए, हम तो, और इनके यहाँ से कौन गया? इनका अपना पुत्र गया। ये तो सारा परिवारवाद है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज जितना कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है, मैं तो कहता हूँ, मुझे तो कल परसों में किरण चौधरी का बयान सुन रहा था कि ये दोनों बाप बेटा चीफ मिनिस्टर बन के सोचते हैं। पहले तो सीट जीतेंगे तभी तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे जी। और मैं एक और कृष्णमूर्ति हुड्डा का बयान सुन रहा था, वो तो कहता है कि ये बाप बेटा चीफ मिनिस्टर बन के सोचते हैं, ये MLA ही बन के दिखा देना, हम इनको MLA नहीं बनने देंगे। ये दोनों उनकी पार्टी के नेता है कांग्रेस के। हम नहीं कह रहे, दुल साहब, हम नहीं कह रहे, ये आप मुस्कुरा रहे हो, हम नहीं कह रहे। किरण चौधरी ने कहा, मैंने तो कहा था कोई इधर आएगा बकवास करेगा तो झापड़ मारेंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, एक बार रविंद्र जी को सुन लेते हैं। तमाम बातें आपने कही है रविंद्र जी, मुद्दा विहीन विपक्ष, ये सरकार की तरफ से कहना है और तमाम बातें आपने सुनी। भूपेंद्र जी की जवाब दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खर्ची पर्ची की नहीं, अटैची की सरकार है, ये नहीं बताते। अब अटैचियां चलती हैं, बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशनों में पकड़ी जाती, कुछ पकड़ी जाती हैं, बहुत ज्यादा अंदर चली जाती हैं। अटैचियों की सरकार है, ठीक कह रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल सही कहता हूँ। पहले खर्ची और पर्ची दोनों शायद कथित तौर पे इनके अनुसार चल जाती होगी,
लेकिन इनका तो हाल बहुत ही बुरा है। तो बड़ी बड़ी अटैचियां जो है उसके अंदर बैठ करके बीच में इंटरवीन ना करें। भूपेंद्र जी बीच में इंटरवीन ना करें प्लीज, बात सुने मेरी बात को। अभी कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी की बात को उठा करके बैठ गए, अरविंद शर्मा जी की बात भी बता दें कि वो क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहते हैं, या इनके बारे में क्या कहते हैं। अब आपके जो वहां का कथित सुपर सीएम रोहतक के जो है हारे हुए विधायक जो है हमारे, उनके बारे में क्या कहते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इनके सभी नेता आपस में एक दूसरे के साथ में जूतन पैजार में लगे हुए हैं। ये अपनी बात 2005 और 2014 की बात करते हैं। तो ये देखिए ना 2014 के बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ। जो जमुना पार वाले थे उनको लेकर के जो है इन्होंने एक टूटी फूटी सरकार चलाने का काम किया है। ये मुझे नहीं, ये मैं नहीं कह रहा है, हरियाणा की जनता ने इनका काम किया है। केवल 3900 वोट का फर्क था, 3900 वोट। मैं इस बार 2019 के अंदर कांग्रेस की सरकार होती, ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है इलेक्शन कमीशन का। तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि हरियाणा की जनता इनसे कितनी परेशान है। कांग्रेस तो 2014 में एंटी इनकम्बेंसी के बाद में 15 सीट ले गई थी, ये तो 5 पे निकल जाए, 5 सीट तक ये पहुंच जाए तो बहुत मुश्किल काम है। 14 में से 14 मंत्री थे, 14 में से 12 मंत्री आ रहे थे इनके 2019 के अंदर, 14 में से 12। ये कहती है कांग्रेस नहीं जीती, कांग्रेस तो बाई इलेक्शन जीती है। आप 3 में से 2 बाई इलेक्शन हारे हो, आप 3 में से 2 बाई इलेक्शन हारे हो। आप सोनीपत की बात कर रहे थे नगर निगम की, आप सोनीपत आपके मुंह से सुना। सोनीपत का मेयर आप देखिए कि कांग्रेस का जीता हुआ है, सोनीपत का मेयर आप देखिए कांग्रेस का जीता हुआ है। आप अभी टीवी पे झूठ बोल रहे थे ना कि भाई नगर निगम का कोई चुनाव नहीं जीती है कांग्रेस। सोनीपत का मेयर कांग्रेस के सिंबल पे जीता हुआ है। कांग्रेस ने जब सिंबल पे इलेक्शन लड़ा तो उस समय पर कांग्रेस ने सीट निकालने का काम किया है। तो ये बिना काम से जो यहाँ पर बातें की जाती हैं, हवाई चीजें की जाती है। अब पोर्टल की सरकार जो है झूठ और गलत बातों बरगलाने की एक सरकार है। उस सरकार के अंदर कोई तंत्र नहीं है, डबल डिजिट में ये नहीं पहुंचेगी कथित तौर पर डबल इंजन की सरकार। ना तो ये ना इनके छोटे पार्टनर, दोनों सिंगल डिजिट। छोटे पार्टनर 0 पे रहेंगे, ये 4 या 5 पे रहेंगे, दोनों सिमट जाएंगे 3 या 4 पर। ये एक फैक्ट है हरियाणा का, ये मैं नहीं कह रहा। ये यदि जमीन पर जाकर के देखे तो जनता कहती है। मुख्यमंत्री जी जहां घूम रहे हैं 15-20 100 लोगों को बीच में एक लिस्ट बना करके उनको अंदर लेकर के जाते हैं, अपने नारे लगवाते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, और हमेशा हर उसके अंदर 2-3 प्रोग्रामों के अंदर सेम प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां पे जनता कह रही है कि भाई मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, हमको तो गुरुजी अंदर आने दो। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में केवल भाजपा के गिने चुने वर्कर जाते हैं जो इनकी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जिसे प्रोपेगेंडा दिखा करके जनता के सामने पेश किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है वहां उस जगह की। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, डबल डिजिट में ये नहीं पहुंचेंगे। ये जो नकारा और बिल्कुल निकम्मी सरकार है जिसने हरियाणा की जनता को तंग करने के सिवा कुछ नहीं किया है। ठीक है रविंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। कृष्ण जी लगातार हमारे साथ बने हुए। कृष्ण जी, क्योंकि भूपेंद्र जी का आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर तमाम, क्योंकि आपने बेरोजगारी महंगाई को लेकर भी सवाल खड़े किए थे, उन्होंने उस पर भी जवाब दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है। देखिए भूपेंद्र जी जो है कि यहाँ पर आकर के झूठ बोल करके जो है कि वो जनता के सामने जो है कि वो सबको जो है कि मूर्ख बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके मुखिया जो है कि आज तक जो है कि पूरे प्रदेश को जो है कि मूर्ख बनाने का काम किया है। और ये लोग भी जो है कि लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, क्योंकि जनता जो है कि इनकी कारगुजारी को जो है कि जान चुकी है। और इनकी जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बहुत झूठी पार्टी है, क्योंकि ये झूठ बोल करके जो है कि सत्ता को अपने हाथ के अंदर लेते हैं और फिर लोग जो है कि इनके पीछे फिरने का काम करते हैं, चाहे नौकरी का मामला हो। और दूसरा जो है कि आज इन्होंने गरीब वर्ग के हक के ऊपर डाका डालने का काम किया इन लोगों ने, क्योंकि आउट ऑफ सोर्सिंग से जो है कि ठेकेदारी प्रथा से और कौशल रोजगार के माध्यम से जो है कि नौकरी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन है, जो संविधान में प्रावधान है, जो संविधान के अंदर प्रावधान है, जो अधिकार है, उसके ऊपर इन्होंने गरीब लोगों की नौकरियों पर डाका डालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि वो किया है। और जनता जान चुकी है और आने वाले समय के अंदर जो है कि लोग इनको जो है कि सबक सिखाने का जो है कि वो काम जरूर करेंगे, क्योंकि आज जो है कि महंगाई जो है कि इतनी चरम सीमा पर है। चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का मामला हो, आज ये है कि लोग दर की ठोकरें खा करके जो है कि कहीं पर उनका नाम गलत है, कहीं पर उनकी इनकम गलत तरीके से चढ़ी हुई है। और अब एक और इन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसके पास मोटरसाइकिल होगी उसका बीपीएल जो है कि राशन
जो है कि वो काट दिया जाएगा। अभी एक और जो है कि ये नया गुफा जो है कि लेकर के आए हैं, नया नियम लेकर के आए हैं, और अब फिर और गरीब लोगों को जो है कि रगड़ने का काम करेंगे। दूसरा जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि 2 से 3 लाख जो है कि नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, ये भरने का काम क्यों नहीं करते हैं ये लोग? क्योंकि ये लोग यहाँ पर बैठ करके झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और अभी भूपेंद्र जी जो बोल रहे थे कि भी ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर के जो है कि मोदी को हराने का काम जो है कि कर रही, भी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाओ। लेकिन मैं भूपेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, जब 89 के अंदर यहाँ पर चौधरी वीपी सिंह की सरकार जो बनी है, तो आप उसके अंदर क्यों शामिल हुए थे? आप उस गठजोड़ राष्ट्रीय मोर्चा के अंदर क्यों शामिल हुए थे? लेकिन जब कांग्रेस का आतंक इस देश के अंदर बढ़ा, तो लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि राष्ट्रीय मोर्चा बना और वीपी सिंह की सरकार बनी वहां पर। और आज जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी का आतंक पूरे इस भारत देश के अंदर है। लेकिन आज जिसको जो है कि पीछे करने की जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़े, चाहे जो छोटे मोटे जो दल है, क्षेत्रीय दल है, उनके साथ मिलकर के जो है कि मुहिम को तेज करना पड़े। क्योंकि आज जो है इस बात की चर्चा है और तभी ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बुखलाए हुए हैं। ठीक है कृष्ण जी, लौटेंगे आपके पास। भूपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कुछ बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन लोकदल के साथी ने ज्यादा मुझे झूठा कह करके और ये अपनी पोल खुलवाने का काम करने की तो बात इन्होंने की है। इनके राज में क्या हुआ था? लोकदल के राज में जब भर्ती का सिस्टम हुआ, उसके लिए 10 साल जेल कौन गया? अगर इन्होंने पारदर्शिता से भर्ती की होती तो ये क्या 10 साल जेल जाते? आय से अधिक संपत्ति में 3 साल की सजा किसको हुई है? जिसमें ये जमानत पर है। अरे सुनिए, बीच में नहीं बोलो भैया, आपने बहुत ज्यादा करने की बात की है, तो आप बीच में मत बोले। सुनिए, अरे सुनिए भैया, आप पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं लोकदल की बात तो आप सुन लो, तुझे बता देता हूँ। ठीक है कृष्ण जी, एक बार भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं। आपको हमने समय दिया था, एक बार भूपेंद्र सिंह जी को सुन लेते हैं हम। आप चुप कराइए। कृष्ण जी, आप एक बार भूपेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, हमने आपको समय दिया था। देखिए, इन्होंने जनता पार्टी की बात की जब आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला की बात की। आपको भैया याद नहीं होगा, वो विदेशों से घड़ी लेते हुए पकड़े गए थे एयरपोर्ट पर। माननीय चौधरी देवीलाल जी, जिनको मैं भी पूछता हूँ, वो मेरे भी नेता रहे हैं, उन्होंने अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया था। आप क्या बात करते हो? आप मेरे को आपकी क्या 10 साल की सजा नहीं हुई? मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या आपसे आय से अधिक संपत्ति में आपकी सजा नहीं हुई? मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखिए भैया, दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान है। आपके से जो है कि कहा नोट चौंकाते आपने संसद के अंदर। अरे गंदे काम तो आप लोग करते हैं, गिनौने काम आप करते हैं। ठीक है, समय की कमी है भूपेंद्र जी, एक बार जी लोगों को बरगलाने का काम आप करते हैं। एक करके सभी को समय दिया गया है। तब रविंद्र जी आपका रुख करूंगी। रविंद्र जी, क्योंकि देखिए भूपेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। रविंद्र जी, क्योंकि देखिए भूपेंद्र जी द्वारा सवाल उठाया गया था विपक्ष पर, क्योंकि लगातार हमने भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी में भी कई बयानबाजी जो है लगातार जारी था। हमने भी किरण चौधरी को भी सुना था, ऐसे तमाम बयान जो है सामने आ रहे थे। क्या वाकई में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? जनता जानती है। देखिए मैं एक बात कहता हूं, कृष्ण जी, एक बार रविंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको समय पर्याप्त मिला था। एक बार रविंद्र जी को सुन लेते हैं, सवाल है मेरा। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कह दूं, जो लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो हम कभी किसी को कहने से नहीं रोकते हैं। लेकिन ये बयानबाजी जो है जानबूझ करके लगातार कांग्रेस की जो उछालने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, वो कहीं भी किसी भी प्रकार से सफल नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, पार्टी एक साथ में एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपना खुद का घर देखना चाहिए कि इनका कितना बुरा हाल है। ये तो सत्ता में है, बावजूद उसके मुख्यमंत्री के खिलाफ जो इतनी बातें आती रहती हैं, इनके बड़े नेताओं के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ जितनी बातें आती रहती हैं। देखिए आदमपुर, इन्होंने कह दिया कि आदमपुर उपचुनाव के अंदर कांग्रेस के कितने नेता नहीं आए। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं की लिस्ट निकाल करके देखते कि कितने केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा के से जाते हैं, कृष्ण पाल गुर्जर जी हों, चाहे आपके राव इंद्रजीत जी हों, वो कब आए थे?
बताइए कब आए थे? रमेश कौशिक जी कब आए थे? अरविंद शर्मा जी कब आए थे? इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये ज्यादा दूसरों के घर में ताक झांक करते हैं, और ताक झांक करने के कारण ये होता है, मैं कह रहा हूँ हरियाणा के अंदर 3 उपचुनाव हुए, 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी हारी है, एक कांग्रेस जीती है, एक इनेलो जीती है। ये तो इस सत्ता का हाल है, जिसको यही नहीं पता कि भाई आपने इतना धनबल का दुरुपयोग कर लिया, बावजूद उसके आप हारने का काम कर रहे हैं। तो आपको चेतना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कौन से ऐसे गलत फैसले लिए जिसके कारण हरियाणा की जनता आपसे इतनी खफा है कि भाई सरकार चल रही है, सरकार के मिड के अंदर जो है आपकी डबल इंजन की सरकार का एक टायर को 2 टायर, एक नहीं 2 टायर पंचर करती है। ठीक है रविंदर जी, समय की कमी है हमारे पास, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र गहलावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और तमाम पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर में जनता का समर्थन किसे मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे।